गुड मॉर्निंग ऑल। आज हम बात करेंगे इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी अवरक्त क्षेत्र स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। सबसे पहले देखें मेन एप्लीकेशंस क्या हैं इसकी। तो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी एक तो काम में आता है फंक्शनल ग्रुप डिटर्मिनेशन क्रियात्मक समूह परीक्षण में, और एक काम में आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ टू कंपाउंड्स, दो कंपाउंड्स के बीच में आइडेंटिफाई करने के लिए कि वो सेम हैं या डिफरेंट हैं। आईआर रीजन देखिए। आईआर रीजन जो होता है वो होता है 0.8 माइक्रोन से लेकर के 200 माइक्रोन तक, और यहाँ पे 0.8 माइक्रोन से 2.5 माइक्रोन तक के रीजन को बोलते हैं नियर आईआर रीजन। 2.5 माइक्रोन से 15 माइक्रोन तक के रीजन को बोलते हैं मेन आईआर रीजन, एंड 15 माइक्रोन से 200 माइक्रोन तक के रीजन को बोलते हैं फार आईआर रीजन। तो ध्यान में रखेंगे आईआर रीजन तीन: नियर आईआर, मिडिल आईआर और फार आईआर। अब देखिए ये जो माइक्रोन होता है ये वेवलेंथ को दिखाता है, और वेवलेंथ को चूंकि अपन लैम्डा की फॉर्म में भी दिखाते हैं जो सेंटीमीटर की फॉर्म में होता है, तो माइक्रोन को मैं सेंटीमीटर की फॉर्म में अगर मुझे कन्वर्ट करना है तो देखो एक माइक्रोन बराबर होता है 10⁻⁴ सेंटीमीटर। तो जो वेवलेंथ माइक्रोन में है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, सेंटीमीटर में। और मान लीजिए अगर मुझे इसको वेव नंबर के फॉर्म में तरंग संख्या के रूप में डिनोट करना है, तरंग संख्या किसके रूप में होती है, सेंटीमीटर इनवर्स, तो वो होता है 1/λ। तो जो अपनी तरंग धैर्य है वो किसके रूप में रिप्रेजेंट हो जाएगी, तरंग संख्या के रूप में। और इसको कन्वर्ट अपन इजीली कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 0.8 माइक्रोन है, इसको मुझे सेंटीमीटर इनवर्स में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले 0.8 को बोलो मैं किस में कन्वर्ट कर लूँ, सेंटीमीटर में। और एक माइक्रोन बराबर कितना होता है, 10⁻⁴ सेंटीमीटर। अब ये मेरा सेंटीमीटर में आ गया, और मुझे अगर तरंग संख्या निकालनी है तो ये क्या होगा, 1/λ। और जैसे ही इसको अपन 1/λ करेंगे, 1/λ, तो 1/λ करोगे तो ये हो जाएगा 0.8 गुणा 10⁻⁴ और सेंटीमीटर। और अब जब ये सेंटीमीटर ऊपर जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेंटीमीटर इनवर्स में। ऐसे हर एक वैल्यू जो अपनी वेवलेंथ माइक्रोन में दे रखी है उसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, सेंटीमीटर इनवर्स में। और ये जो वैल्यू मैंने लिख रखी है आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ये वैल्यू मैंने माइक्रोन से सेंटीमीटर इनवर्स में कन्वर्ट करके लिखी हुई है, और वो कन्वर्ट कैसे होती है वो आपको पता है। तो देखें, रीजन बिटवीन 4000 टू 650 सेंटीमीटर इनवर्स बोले तो इस रीजन की बात कर रही हूँ। ये वाला रीजन होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी के लिए बहुत ही यूजफुल होता है, इसीलिए इस रीजन को अपन ने नाम क्या दिया है, मेन आईआर रीजन। तो ध्यान रखेंगे रीजन जो मिडिल आईआर रीजन होता है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी के लिए बहुत ही यूजफुल होता है। अब सोर्स ऑफ आईआर रेडिएशंस देखें, तो आईआर रेडिएशंस के लिए दो सोर्स अपन काम में लेते हैं। एक लेते हैं नेरेंस्ट फिलामेंट और एक लेते हैं ग्लोबार। और ये जो नेरेंस्ट फिलामेंट होते हैं ये होते हैं जर्कोनियम, सेलेनियम और थोरियम के ऑक्साइड्स, और ये 1000 to 1800 डिग्री सेंटीग्रेड तक वर्क कर सकते हैं। और अगर अपन को हाई फ्रिक्वेंसी की रेडिएशंस चाहिए तो अपन ये नेरेंस फिलामेंट काम में लेते हैं। और एक होता है ग्लोबार। ग्लोबार को अपन बोलते हैं सिलिकॉन कार्बाइड रॉड, और ये भी 1000 to 1800 डिग्री सेंटीग्रेड तक वर्क करते हैं। और अगर अपन को लोअर फ्रिक्वेंसी चाहिए तो उसके लिए मोर इफेक्टिव कौन होता है, ग्लोबार। मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस, आणविक कंपन। देखें, आणविक कंपन जो होते हैं किसी भी मॉलिक्यूल में वो दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस और एक होते हैं बेंडिंग वाइब्रेशंस। और ये जो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस होते हैं इनकी वजह से बॉन्ड लेंथ में चेंज होता है, और बेंडिंग वाइब्रेशंस की वजह से बॉन्ड एंगल में चेंज होता है। तो ध्यान रखेंगे, स्ट्रेचिंग की वजह से बॉन्ड लेंथ चेंज होती है और बेंडिंग की वजह से
बॉन्ड एंगल चेंज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, वो अभी अपन आगे बात करेंगे। अब देखें जो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस होते हैं, फिर ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सिमेट्रिक वाइब्रेशंस और एक होते हैं एसिमेट्रिक वाइब्रेशंस, और दोनों एक साथ होते हैं तो इनको बोलते हैं कपल्ड वाइब्रेशंस, ध्यान में रखेंगे। अब देखें ये बेंडिंग वाइब्रेशंस होते हैं, ये 4 प्रकार के होते हैं, सीजरिंग, रॉकिंग, वैगिंग एंड ट्विस्टिंग। और उसमें से भी सीजरिंग और रॉकिंग जो होते हैं ये होते हैं इन द प्लेन, और वैगिंग और ट्विस्टिंग बोलो कहाँ पे होते हैं, आउट ऑफ द प्लेन। तो ध्यान रखेंगे बेंडिंग वाइब्रेशंस कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। सीजरिंग और रॉकिंग होते हैं इन द प्लेन, और वैगिंग और ट्विस्टिंग कहाँ पे होते हैं, आउट ऑफ द प्लेन। अब बारी बारी से सबके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करती हूँ स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस में भी सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस और सममित स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस हैं। इनमें देखें अपन या तो दोनों बॉन्ड एक साथ कहाँ खींचेंगे, ऊपर की तरफ, या दोनों बॉन्ड एक साथ कहाँ खींचेंगे, नीचे की तरफ। तो आप देखें यहाँ पे बॉन्ड एंगल में कोई चेंज नहीं होता है, केवल और केवल क्या चेंज होती है, बॉन्ड की लेंथ। और यही अपन ने कहा था कि जो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस होते हैं उनमें बॉन्ड लेंथ चेंज होती है, बॉन्ड एंगल नहीं। ऐसे ही मैं बात करती हूँ एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस की, और देखें इसमें अगर एक बॉन्ड को ऊपर की ओर खींच रहे हैं तो दूसरे बॉन्ड को कहाँ की ओर खींचते हैं, नीचे की ओर। और ठीक इसी प्रकार ये वाला बॉन्ड अगर नीचे की तरफ खींचोगे तो ये वाला बॉन्ड कहाँ खींच रहे हैं, ऊपर की तरफ। और यहाँ पे भी देखें बॉन्ड एंगल में कोई चेंज नहीं होता, केवल और केवल बॉन्ड लेंथ चेंज होती है। तो बात करी अपन ने सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग की। सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग में दोनों बॉन्ड्स को एक साथ या तो ऊपर की तरफ खींचेंगे या नीचे की तरफ, और एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग में एक बॉन्ड को अगर ऊपर की तरफ खींच रहे हो तो दूसरे बॉन्ड को कहाँ खींचेंगे, नीचे की तरफ। और एक ये मैंने वाटर मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल लिया है कि अगर वाटर मॉलिक्यूल में सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग होती है तो उसके लिए ये जो वेव नंबर है ये कितने पे आता है, 3652 सेंटीमीटर इनवर्स पे फ्रिक्वेंसी जो होती है इसकी। एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग के लिए कितने पे आती है, 3756 सेंटीमीटर इनवर्स पे। और ये बात बेंडिंग की करेंगे अभी अपन आगे। बेंडिंग में कौन से वाले, इस सीजरिंग है, और सीजरिंग कितने पे आते हैं, 1596 सेंटीमीटर इनवर्स पे। जो वाटर होता है उसमें 3 प्रकार के मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस हैं, सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक एंड बेंडिंग। और बेंडिंग में भी कौन सा वाला, सीजरिंग। अब देखें बात करती हूँ मैं बेंडिंग वाइब्रेशंस की, और उसमें सबसे पहले बात करते हैं सीजरिंग वाइब्रेशंस। और सीजरिंग बोले तो कैंची नुमा, तो या तो दोनों पास आएंगे या दोनों एक साथ कहाँ जाएंगे, दूर। तो देखें यहाँ पे बॉन्ड लेंथ में कोई चेंज नहीं होता, लेकिन बॉन्ड एंगल चेंज होता है। और चूंकि ये प्रोसेस कहाँ पे होती है, इन द प्लेन, तो ये सीजरिंग वाले जो भी वाइब्रेशंस होते हैं ये कहाँ पे होते हैं, इन द प्लेन। ऐसे ही देखो ये रॉकिंग, और रॉकिंग में देखें जस्ट लाइक पेंडुलम, या तो दोनों जाएंगे एक साथ एक ही दिशा में क्लॉकवाइज, या किधर जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज, और या क्लॉकवाइज, या बोलूँ दोनों एक साथ या तो लेफ्ट जाएंगे या दोनों एक साथ कहाँ जाएंगे, राइट जाएंगे। तो यहाँ पे देखें बॉन्ड एंगल में भी कोई चेंजमेंट नहीं होता, और बॉन्ड लेंथ में भी कोई चेंजमेंट नहीं होता। और चूंकि ये वाली प्रोसेस भी प्लेन में हो रही है इसलिए ये भी कहाँ पे है, इन द प्लेन। तो ध्यान में रखेंगे सीजरिंग बोले तो कैंची नुमा गति, और रॉकिंग बोले तो पेंडुलम गति। दोनों बॉन्ड एक साथ राइट साइड में या किधर जाएंगे, लेफ्ट साइड में। और इसीलिए यहाँ पे बॉन्ड एंगल में भी कोई चेंजमेंट नहीं होता। और सीजरिंग और रॉकिंग दोनों ही कहाँ पे होते हैं, इन द प्लेन ऑफ द पेपर। अब बात करती हूँ वैगिंग। देखें वैगिंग में या तो दोनों बॉन्ड जाते हैं एक साथ, देखें दोनों बॉन्ड या तो होंगे तल के ऊपर या होंगे तल के नीचे, दोनों बॉन्ड। और यहाँ पे भी देखें चूंकि दोनों एक साथ तल के ऊपर या तल के नीचे होते हैं तो बॉन्ड एंगल में भी कोई चेंज नहीं है और बॉन्ड लेंथ में भी कोई चेंज नहीं है, और ये आउट ऑफ द प्लेन है। आगे देखें ट्विस्टिंग, और ट्विस्टिंग में देखें एक अगर
तल के ऊपर तो दूसरा कहाँ होगा, तल के नीचे, और वाइस वर्सा, अगर ये तल के नीचे है तो ये कहाँ होगा, तल के ऊपर। तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल में चेंजमेंट होगा, और कहाँ पे है, आउट ऑफ द प्लेन। तो ध्यान रखेंगे बेंडिंग जो वाइब्रेशंस होते हैं 4 प्रकार के, सीजरिंग, रॉकिंग जो होते हैं प्लेन ऑफ द पेपर में, और एक होता है ट्विस्टिंग एंड वैगिंग, ये कहाँ पे होते हैं, आउट ऑफ द प्लेन। ये मैंने दिखा रखा है। फर्स्ट और सेकंड जो थे अपने वो प्लेन में है बेंडिंग वाइब्रेशंस, और आउट ऑफ द प्लेन में कौन से वाले हैं, थर्ड एंड फोर्थ। आगे देखें, नंबर ऑफ फंडामेंटल बैंड्स, या बोलूँ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता की कोटि कितनी है। तो देखें कोई भी स्पीसीज है, एनीबॉडी, कोई भी स्पीसीज, उसके लिए टोटल नंबर ऑफ डिग्री फ्रीडम होते हैं 3n, ये फार्मूला है। और ट्रांसलेशनल जो भी मोशंस होती हैं किसी भी स्पीसीज में वो कितनी होती हैं, 3। अब देखें रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, अगर लीनियर कोई स्पीसीज है तो कितने, 2, और अगर कोई स्पीसीज नॉन लीनियर है तो उसके लिए कितनी होंगी, 3। तो ध्यान रखना है टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर्मूला क्या होगा, 3n, और उसमें से भी अगर ट्रांसलेशनल पूछे तो किसी भी स्पीसीज के लिए ये वैल्यू कितनी होगी, 3। अगर रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछे तो लीनियर मॉलिक्यूल के लिए कितनी होगी, 2, और नॉन लीनियर के लिए कितनी होगी, 3। अब अपन को पता है टोटल डिग्री ऑफ जो फ्रीडम होती है वो होती है ट्रांसलेशनल प्लस वाइब्रेशनल प्लस रोटेशनल, और अभी अपन को पता है ये वैल्यू फिक्स है, कितनी है, 3। रोटेशनल का पता है, अगर लीनियर मॉलिक्यूल है तो 2, और अगर नॉन लीनियर है तो कितनी होगी, 3। और टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला बोलो क्या था, 3n। तो यहाँ से बोलो अपन क्या निकाल सकते हैं, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो अगर लीनियर मॉलिक्यूल होगा तो उसके लिए देखें ये वैल्यू कितनी आएगी, 3 ट्रांसलेशनल मोशंस की। रोटेशनल अगर लीनियर है तो कितना होगा, 2, 3 और 2 कितने हो गए, 5। तो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 3n माइनस 5। और अगर ये नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है तो ट्रांसलेशनल तो अभी भी कितना रहेगा, 3, लेकिन रोटेशनल 2 की बजाय अब कितना हो जाएगा, 3। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3n माइनस 6। तो आपको सीधे सीधे फार्मूला ध्यान में रखना है कि वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम लीनियर मॉलिक्यूल के लिए होती है 3n माइनस 5, नॉन लीनियर के लिए होती है 3n माइनस 6। अब बात करती हूँ मैं ट्रांजिशन स्टेट की। मान लीजिए कहीं पे ट्रांजिशन स्टेट आ गई तो उस कंडीशन में एक जो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है वो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम में कन्वर्ट हो जाती है, और जो ट्रांजिशन स्टेट होती है वो हमेशा नॉन लीनियर होती है, और फॉर्मूला होता है 3n माइनस 7। आपको ये वाला फार्मूला याद करना है कि कहीं पे अगर आपको ट्रांजिशन स्टेट लिख के दे दे तो वहाँ पे आप फार्मूला लगाएंगे 3n माइनस 7, क्योंकि एक वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम किस में कन्वर्ट हो गई, ट्रांसलेशनल। अब कुछ एग्जांपल्स मैंने ले रखे हैं वो देखें, जैसे N2O। अब N2O के लिए अपन को निकालने हैं वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब अपन फार्मूला लगाएंगे, सबसे पहले अपन चेक करेंगे कि ये N2O लीनियर है या नॉन लीनियर, और ये अपन को कहाँ से पता पड़ेगा, ये पता पड़ेगा इनके स्ट्रक्चर से। तो जैसे मैंने N2O की स्ट्रक्चर बनाई तो अपन को पता है N2O की स्ट्रक्चर में sp हाइब्रिडाइज्ड हो गया, लीनियर मॉलिक्यूल है, और लीनियर मॉलिक्यूल के लिए रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है, 2। तो जो फार्मूला लगेगा वो लगेगा 3n माइनस 5। ट्रांसलेशनल तो सबके लिए 3 होती है, और 2 क्या हो गई बोलो, रोटेशनल। तो वाइब्रेशनल निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 3n माइनस 5। और यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, जिस मॉलिक्यूल के लिए अपन निकाल रहे हैं उसमें कितने एटम प्रेजेंट हैं। तो N2O में कितने एटम हो गए, 3। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। तो अब ये हो गया 3n माइनस 5, n की वैल्यू 3 रखोगे, आंसर कितना आ जाएगा, 4। ऐसे ही देखो दूसरा एग्जाम्पल मैंने ले रखा CS2। CS2 भी लीनियर मॉलिक्यूल है, जस्ट लाइक CO2। sp हाइब्रिडाइज्ड लीनियर मॉलिक्यूल, और लीनियर के लिए फार्मूला क्या लगाएंगे, 3n माइनस 5, आंसर कितना आ जाएगा, 4। NO2 की स्ट्रक्चर बनाएं, और NO2 की स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये कैसा है, नॉन लीनियर। नॉन लीनियर है तो फार्मूला क्या लगाएंगे, 3n माइनस 6, और n के मान कितना है, 3, आंसर कितना आ जाएगा, 3। H2O भी अपन को पता है नॉन लीनियर शेप है, और नॉन लीनियर है तो फार्मूला लगेगा 3n माइनस 6, तो आंसर कितना आ जाएगा, 3। NH3 भी नॉन लीनियर है, और इसके लिए देखें n की वैल्यू 4, सॉरी इसके लिए n की वैल्यू देखें 3 नहीं है, n की वैल्यू कितनी है, 4।
तो ये वैल्यू जो आएगी ये कितनी आएगी 6। इसको करेक्ट कर लें। NH3 में N के लिए वैल्यू नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल कितने हैं 4, और 4 हैं तो N की जगह वैल्यू रख देंगे 4। तो 4 दिए 12, 12 में से 6 गए तो कितने बचेंगे 6। इसको ठीक कर लें आप लोग। आगे देखें H2I2, और इसके लिए आगे मैंने लिख रखा है ट्रांजिशन स्टेट। तो ट्रांजिशन स्टेट के लिए फार्मूला क्या लगाएंगे 3n-7, और n की वैल्यू कितनी है 4। आंसर बोलो कितना आ जाएगा 5। तो किसी भी मॉलिक्यूल के लिए वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी वो अपन निकाल सकते हैं। अगर लीनियर मॉलिक्यूल हुआ तो उसके लिए फार्मूला लगा देंगे 3n-5, और 3n-5, और नॉन लीनियर हुआ तो फार्मूला लगा देंगे 3n-6। आगे देखें थ्योरेटिकल कैलकुलेशन ऑफ वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी। ये जो अपनी वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी है इसका ये फार्मूला आपको हमेशा ध्यान में रखना है। न्यू बार बराबर 1/2πc√k/न्यू, जहाँ पे न्यू बार तो देखो क्या हो गया अपना वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी वेव नंबर में, तरंग संख्या में। सी बोलो क्या है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और यहाँ पे पाई का सबको पता है, और के है इसको बोलते हैं फोर्स कांस्टेंट बल स्थिरांक, और यहाँ पे न्यू क्या होता है रिड्यूस्ड मास समानीत द्रव्यमान। यह फॉर्मूला आपको याद रखना है। न्यू बार बराबर 1/2πc√k/म्यू, और ये जो k है जिसको अपन ने बोला था फोर्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करती है बॉन्ड ऑर्डर पे। जैसे देखें ये है सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड के लिए इसकी वैल्यू देखें कितनी है 5×10⁵ लेकिन डबल बॉन्ड के लिए कितनी हो गई 2 गुनी, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए कितनी हो गई 3 गुनी। तो ध्यान रखेंगे कि वैल्यू ऑफ के या बोलूँ बल स्थिरांक का जो मान है बॉन्ड ऑर्डर के सीधे सीधे समानुपाती होता है, और यूनिट ऑफ के देखें ये होती है ग्राम सेकंड स्क्वायर। ध्यान में ग्राम पर सेकंड स्क्वायर, यूनिट ऑफ के ग्राम पर सेकंड स्क्वायर। और रिड्यूस्ड मास को देखो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। रिड्यूस्ड मास 1/न्यू बराबर क्या होता है m1/ma प्लस 1/mb, और ma क्या है मास ऑफ एटम a किसमें ग्राम में, और mb क्या है मास ऑफ एटम b इन ग्राम। और अब यहाँ से आप LCM ले लें ma mb, और तो ऊपर क्या आ जाएगा mb प्लस ma, और ये आ जाएगा 1/म्यू की वैल्यू, और जब आप म्यू करोगे तो ये हो जाएगा ma प्लस mb। अपन कैलकुलेट कर सकते हैं किसको रिड्यूस्ड मास को। तो आपको ये फार्मूला ध्यान रखना है, और इसमें k होता है बल स्थिरांक और न्यू होता है रिड्यूस्ड मास, और बल स्थिरांक का मात्रक होता है ग्राम पर सेकंड स्क्वायर, और सीधे सीधे किस पे डिपेंड करता है बॉन्ड ऑर्डर पे। और रिड्यूस्ड मास कैसे निकालना है ये भी आपको ध्यान में रखना है। थैंक यू।